समाज शास्त्र को इतिहास से पृथक करके एक विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं किया है और यह मत व्यक्त किया कि समाज शास्त्रीय अध्ययन में ऐतिहासिक पद्धति ही एकमात्र उपयुक्त पद्धति नहीं है। मतलब उसमें उन्होंने क्या एक तरह से लगाया है कि यह पुरानी चीज़ों को ही बार बार, जैसे इसमें राजा रानी महारानी सेनापति युद्ध से इस सब तरह की बातें होती हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। यहाँ पे एक बॉन्डिंग है, इतिहासकार जो भी हैं या दर्शन शास्त्री हैं या जो भी लॉजिशियन है फिलोसफिकल दृष्टिकोण से जो भी काम करते हैं, तो उनको इस पद्धति का उपयोग करना ही करना पड़ता है। जैसे अभी हम बात किए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में या बात किए वैदिक काल के बारे में, यदि आप सामाजिक जीवन के बारे में लिखते हैं या करते हैं तो उसका वेद ऋचा में बहुत सारी बातें जो कही गई हैं, तो उस बिना पद्धति को आप समझे जो उस जीवन काल में कैसी स्थिति थी सामाजिक, जो समानता थी कि असमानता थी, आज के डेट में क्या स्थिति है समानता असमानता, तो उसको आप अगर रिलेट करते हैं, यदि आप सीधे सीधे कोई चीज़ कोई शब्द या कोई कंसेप्ट तो उत्पन्न नहीं हो जाता है, उसके पीछे बैकग्राउंड होता है। जब उस बैकग्राउंड को आप भली भांति ठीक से समझते हैं कि किस परिवेश में यह चीज़ आया, उसको आप जानते हैं जो भी फिलॉसफी बुद्धिज्म के कॉज इफेक्ट का एक रिलेशन होता है, कॉजेशन, तो कॉज एंड इफेक्ट का जो कंडीशन है, कॉज एंड इफेक्ट कोई भी कारण से जो परिणाम निकल रहा है, किसी भी कारण से कोई ना कोई परिणाम निकलता है, कोई भी काम आप करते हैं तो उसका कोई ना कोई विश्व की जितनी सारी चीज़ें हैं वह कॉजुअली रिलेटेड है, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड है। यह क्या है कि आप कोई भी सृष्टि की जो कोई भी चीज़ उठा लीजिए, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो या जड़ तत्व ही क्यों ना हो, चाहे प्लांट हो, जीव हो, पक्षी हो, पशु हो, सब कॉजुअली एक दूसरे से रिलेटेड है। हम भी रिलेटेड हैं, आप भी रिलेटेड हैं, सब कोई रिलेटेड है। यहाँ पर जितने सारे, जैसे हम पक्षी, आप देखिएगा कि हम हवा पानी सांस जो ले रहे हैं, खाना, सब कुछ डिपेंडेंट है ना, उससे बिना रिलेट किए हुए हम चल ही नहीं सकते हैं। तो कोई पूर्णता की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। तो जब भी हम कोई चीज़ शुरू करेंगे लिखना पढ़ना, तो उसके लिए हमारा बैकग्राउंड पीछे जा करके इसका क्या करें। जैसे मान लीजिए टेबल ही, लकड़ी का टेबल ही हम सामने पड़ा हुआ है, तो सीधे सीधे थोड़े आ गए यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, इसके पीछे कारण है। इसका कारण है कि लकड़ी से इसको बनाया गया है, भले ही आजकल मेटल या क्या किस चीज़ का बना है पता नहीं, लेकिन लकड़ी से अगर टेबल बनता है तो लकड़ी के पीछे फिर जाइएगा लकड़ी कहाँ से आया, पेड़ में, पेड़ कहाँ से आया, फिर उस प्लांट में, प्लांट फिर कहाँ जाएगा, बीज में। तो यह जो कॉज इफेक्ट हो रहा है, अब बीज अपने आप सीधे उसको बोड़ी में बांध दीजिए तो प्लांट बनेगा नहीं बनेगा, उस बीज में प्रॉपर कंडीशन होना चाहिए। जो बुद्धिज्म के छात्र हेतु पढ़ते समझते होंगे कि किस प्रकार से उस कंडीशन होना चाहिए, उसका प्रॉपर मिट्टी में फिर पानी सनलाइट सब कुछ मिलेगा, तब वो एक ट्री का रूप धारण करेगा। ठीक है, बकरी चढ़ गया तो क्या प्लांट बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, उसको प्रोटेक्ट करना होगा, घेरा लगाना होता है। कोई एक पेड़ बनाने में कितना मेहनत लगता है, लोग आँख बंद करके हज़ारों पेड़ काटते जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा थिंकिंग समझने की ज़रूरत है कि यह जो कॉज इफेक्ट का कंडीशन है, इसको समझे बिना या ऐतिहासिक पद्धति के बैकग्राउंड में जाए बिना आपका काम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए कि 2-3 परिभाषा है, थोड़ा सा उसको आप लोग अगर लिखिएगा तो लिख लीजिए हिस्टोरिकल मेथड का, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। हिस्टोरिकल मेथड का जो डिफिनीशन है 1-2 लिख लीजिए कि पीवी, ओके कुछ तेज बोल रहे हैं क्या, जल्दी बोल रहे हैं? अच्छा ठीक। देखिए यहाँ पे कहाँ थे हम लोग, हाँ, पीवीएन के पहले थोड़ा सा और एक चीज़ और हम आप लोगों को बताना चाह रहे थे कि देखिए यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए फिर बताते हैं कि इतिहास क्या है, महत्वपूर्ण अतीत का एक क्रमबद्ध वर्णन है, उसी आधार पर सामाजिक जीवन की धारा को समझने का यहाँ पे हम प्रयत्न करते हैं। गर्मी कुछ बढ़ गया है क्या? ये वाला चलता है, नहीं चलना। चलो इतना से काम चल जाएगा।
न से हाँ सही नहीं बहुत है, कुछ ज़्यादा ही काम न चल रही। चलो ठीक है। देखिए एक राइट हैं, उनके शब्दों में लिखिएगा थोड़ा सा इसको। श्री राइट के शब्दों में, पहले इंग्लिश में लिख लीजिए फिर हिंदी में हम इसको पढ़ाएंगे। राइट के शब्दों में F.J. राइट हैं कि हिस्ट्री डील्स विथ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वे, आई रिपीट अगेन, history deals with reconstruction of the way in which events have actually occurred and seem to estimate the importance of those events in the story of mankind, इसको हिंदी में लिख लीजिए कि इतिहास पुनः निर्माण की उस विधि का, इतिहास कॉमा राइट के ही शब्दों में, इतिहास पुनः निर्माण की उस विधि का जिसमें कि वास्तविक रूप में घटनाएं घटी है, इतिहास पुनः निर्माण की उस विधि का जिसमें कि वास्तविक रूप में घटनाएं घटी हैं, अध्ययन करता है और उन घटनाओं का मनुष्य जाति की कहानी में क्या महत्व है, मनुष्य जाति की कहानी में क्या महत्व है, इसका मूल्यांकन करने का प्रयत्न करता है। क्या महत्व है, उस कहानी में क्या महत्व है, इसका मूल्यांकन करने का प्रयत्न करता है। इन्वर्टेड कॉमा में इस स्टेटमेंट में लिखिएगा, उसके आगे थोड़ा सा लिख लीजिएगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इतिहासकार, अब लिखिएगा, अब इतिहासकार केवल घटनाओं का वर्णन करके ही संतुष्ट नहीं रहते, बल्कि उन घटनाओं के कारणों को भी जानने का तथा अतीत को समझने का प्रयत्न करते हैं। इसका क्या मतलब निकल रहा है? अतीत मतलब पास्ट को समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए इतिहास जो भी अध्ययन करता है उसमें सिर्फ यह नहीं कि कोई चीज़ क्या था, बल्कि अतीत में यह कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, किस परिवेश में हुआ, इसके बारे में डिटेल्स जानने का उसका विश्लेषण करता है, उसका विवेचन करता है। तो ये जो भी घटनाएं हैं उसका सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सब चीज़ का एक क्रम होता है, क्रमिक रूप से या व्यवस्थित रूप से अतीत और वर्तमान के बीच जो योग स्थापित किया जाता है, सामान्य रूप से आप कह सकते हैं कि उस योग या समान धारा से जो भी एक एज ए हिस्ट्री में कोई छात्र यदि रिसर्च करता है तो उसको विशेष करके हिस्टोरिकल मेथड को अपनाना ही पड़ेगा, जिसे लिटरली होता है। इस तरह से हिस्टोरिकल मेथड का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। यहाँ एक चीज़ और नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं कि ऐतिहासिक
पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। अध्ययन की वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत, ऐतिहासिक पद्धति अध्ययन की वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत ऐतिहासिक घटनाओं या अतीत के तथ्यों के, अतीत मतलब पास्ट के तथ्यों के क्रम विकास, क्रम और विकास के बीच में छोटा सा डैश दे दीजिएगा, क्रम विकास, नियमितताओं मतलब रेगुलरिटीज कॉमा नियमितताओं रेगुलरिटीज ब्रैकेट में, एवं सामाजिक प्रभाव सोशल इन्फ्लुएंस ब्रैकेट में दे सकते हैं के संदर्भ में वर्तमान सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं की व्याख्या व विश्लेषण किया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अतीत की सहायता से, अतीत मतलब पास्ट की सहायता से वर्तमान को समझने की विधि को ही ऐतिहासिक पद्धति कहते हैं। वर्तमान को समझने की विधि को ही ऐतिहासिक पद्धति कहते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार, एक स्टेटमेंट है रेडक्लिफ ब्राउन का, उनके अनुसार ऐतिहासिक पद्धति वह पद्धति है, ऐतिहासिक पद्धति रेडक्लिफ ब्राउन RADCLIFFE रेडक्लिफ ब्राउन BROWN के अनुसार ऐतिहासिक पद्धति वह पद्धति है जिसमें कि वर्तमान काल में घटित होने वाली घटनाओं को, वर्तमान काल में घटित होने वाली घटनाओं को भूतकाल में घटित हुई घटनाओं के, भूतकाल मतलब अतीत, वही हो गया पास्ट, घटित हुई घटनाओं के धारा प्रवाह व क्रमिक विकास को एक कड़ी के रूप में मानकर अध्ययन किया जाता है। कड़ी के रूप में मानकर अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक पद्धति वह पद्धति है जिसमें कि वर्तमान काल में घटित होने वाली घटनाओं को भूतकाल में घटित हुई घटनाओं के धारा प्रवाह व क्रमिक विकास को एक कड़ी के रूप में मानकर अध्ययन किया जाता है। अब एक स्टेटमेंट और है परिभाषा के क्रम में, श्रीमती PV यंग ने लिखा है कि द हिस्टोरिकल मेथड इज इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिएगा आप आगे, इन्वर्टेड कॉमा में, कि द इंडक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स थ्रू research into the past social force and influences which have
which have shaped the present, shaped the present। हिंदी में लिख लीजिए, श्रीमती पीवी यंग ने लिखा है कि ऐतिहासिक पद्धति आगमन के सिद्धांतों के आधार पर अतीत की उन सामाजिक शक्तियों की सिद्धांतों के आधार पर अतीत की उन सामाजिक शक्तियों की खोज है, उन सामाजिक शक्तियों की खोज है जिन्होंने की वर्तमान को ढाला है, जिन्होंने की वर्तमान को ढाला है। इसी क्रम में आगे लिख लीजिएगा, ऐतिहासिक पद्धति के अंतर्गत भूतकाल की विभिन्न घटनाओं व सामाजिक शक्तियों के अनुक्रम सीक्वेंस सामाजिक शक्तियों के अनुक्रम यानी सीक्वेंस के अध्ययन के आधार पर वर्तमान सामाजिक घटनाओं से संबंधित नियमों का प्रतिपादन आगमन प्रणाली के अनुसार। आगमन प्रणाली क्या था, पहले हम लोग चर्चा किए हैं, समान से विशिष्ट। हाँ, समान नहीं, विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विशिष्ट निगमन हो गया, विशिष्ट से सामान्य, यानी सूक्ष्म से जब आप व्यापक सत्य की प्रतिस्थापना करते हैं, आगमन प्रणाली के अनुसार करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन और लिख लीजिए कि इस प्रकार ऐतिहासिक पद्धति वह अध्ययन प्रणाली है जिसमें कि सर्वप्रथम घटनाओं, तथ्यों तथा मनोवृत्तियों के भूतकालीन झुकाव या प्रवृत्तियों को यानी पास्ट ट्रेंड जो चला आता है, ब्रैकेट में पास्ट ट्रेंड लिख सकते हैं, प्रवृत्तियों को तथा मानवीय चिंतन व क्रिया में विकास के क्रम को खोज निकाला जाता है और उससे प्राप्त परिणामों के आधार पर वर्तमान सामाजिक घटनाओं तथा सामाजिक समस्याओं को समझने तथा उनसे संबद्ध नियमों को प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया जाता है। उनसे संबद्ध नियमों को प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया जाता है।
प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया जाता है। देखिए यहाँ बेसिक चीज़ आप समझ लिए कि ऐतिहासिक पद्धति क्या है, मतलब अतीत की जो भी घटनाएं हैं, जो भी चीज़ हुई हैं, उसको आप एक दूसरे से लिंक्ड कर रहे हैं, सीक्वेंस में ला रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, भौगोलिक क्या परिस्थिति रही है, कैसे वह चीज़ निकला है, और फिर उसको हम वर्तमान में कैसे लेकर के आ सकते हैं। लेकिन जितना देखने में ये सरल लग रहा है उतना सरल है नहीं। इसमें जो आप देख रहे हैं कि बहुत लग रहा है कि इजी है, ठीक है, उसका अध्ययन कर लिए फिर उसको निकालिए, लेकिन ऊपरी तौर पे आपको देखने में सही में लगेगा ये सरल है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह उतना ही जटिल है। क्योंकि आपको इसको ढालना है कैसे, अपने अध्ययन पद्धति को, अपने जो भी ऐतिहासिक पद्धति से जो भी सोर्सेज है, जो मैटर आपको मिला है, उसको पूरा प्रॉपर निरीक्षण, प्रयोग करके, तुलना करके, सरलीकृत करके तब अपने रूप में उसको लाना है, अपने काम के लिए लाना है। तो चीज़ तो बहुत सारा भंडार भरा है। सोर्स में भी देखिएगा जा कर के एक एक चीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सोर्स मटेरियल है, लेकिन आपको फाइंडिंग करना है किसका, अपने जो मूल चीज़ है उसमें भी बहुत सारा चीज़ आपको मिलेगा। फिर उसमें से आपको निरीक्षण करके छांटना है, सैम्पलिंग करके चीज़ों को लेना है, फिर आपका एक निष्कर्ष निकलेगा, जो निष्कर्ष साइंटिफिकली प्रूफ होगा। तो यह जो ऐतिहासिक पद्धति है उसको मतलब इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ हिस्टोरिकल मेथड क्या है, कुछ हमको इसके लिए इसेंशियल रिक्वायरमेंट चाहिए, तब जा कर के हम ऐतिहासिक पद्धति को जो फुलफिल हम कर सकते हैं। तो इसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या क्या है, 5-6 रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा उसको समझ लीजिए। जैसे फर्स्ट है, पहला है सोशल इंसाइट। पहला रिक्वायरमेंट क्या है, सिर्फ हेडिंग लिख लीजिए, सोशल इंसाइट मतलब सामाजिक अंतर्दृष्टि। क्या होता है सामाजिक अंतर्दृष्टि? सोशल इंसाइट क्या होता है? देखिए सोशल इंसाइट, आप समाज में रह रहे हैं, सोशल मतलब क्या, समाज में। जब आप समाज में रह रहे हैं तो आप देखते हुए कि बहुत तरह की घटनाएं घट रही हैं, समाज में बहुत तरह की घटनाएं घट रही हैं, और उस घटनाओं का अन्य घटनाओं से रिलेशन कुछ न कुछ जुड़ा हुआ है, किसी न किसी कारण से कोई न कोई इफेक्ट हो रहा है। जैसा कि हम पूर्व में बताए हैं कि कारण कार संबंधों को और परिणाम को समझने के लिए हमें सामाजिक अंतर्दृष्टि होना आवश्यक है। क्योंकि बहुत सारा आप देखिएगा समाज में बहुत मत चलते रहता है, बहुत पूर्वाग्रह से ग्रसित धारणाएं भी चलते रहती है कि ऐसे ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, लेकिन वह घटना क्या है, नहीं है। जब हम एज ए हिस्टोरिकल मेथड जब हम यूज कर रहे हैं इसेंशियल रिक्वायरमेंट के तहत, हमको इसकी समझ होनी चाहिए सामाजिक अंतर्दृष्टि से, उसकी सूक्ष्मता के साथ हमको जानना होगा कि उसको बिना समझे सामाजिक घटनाओं के बीच कैसे संबंध एक दूसरे से रिलेट कैसे हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक आध घटना है कि आप अपने ही परिवेश में देख लीजिए, अभी कौन सा कंडीशन चल रहा है, अभी किस चीज़ की बात हो रही है, अभी किसान आंदोलन या कोई भी आंदोलन को ले लीजिए, कोई भी इशू उठा लीजिए, तो इसके पीछे आखिर मतलब क्या कारण है। 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने से कुछ वर्ग या कुछ जगह से लोग इसका प्रतिनिधित्व करते हुए इसको लीड कर रहे हैं, और जगह कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। तो इसके पीछे क्या रीज़न क्या है, थोड़ा सा इसके पीछे जब जाइएगा तो हमें तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें बहुत तरह की बातें निकल के आएंगी, छन के आएगी। कुछ उनकी मांग सही लगेगी, कुछ आपको लगेगा कि नहीं सही है, कुछ गलत भी है, कुछ सुधार की बात हो रही है। एक दिलचस्प चीज़ नहीं है कि किसानों के हित में कोई काम हो रहा हो और किसाने उसका विरोध कर रहा है, तो हम कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारा हम हित करेंगे, हित करना चाहिए, हित करेंगे, और कह रहे हैं कि नहीं हम हित नहीं लेंगे, करेंगे नहीं लेंगे, हम आपसे नहीं लेंगे, नहीं हम तुमको दे करके रहेंगे। तो इसके थोड़ा सा आपको सोशल ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि वो लेना नहीं चाह रहे तो आप दे क्यों रहे हैं। अगर कुछ लोग लेना चाह रहे हैं तो आप सबको दे रहे हैं, तो कुछ लोग नहीं लेना चाह रहे हैं, उसका क्या लॉस है, क्या प्रॉन्स है। तो कोई भी घटना जो घट रही है, थोड़ा अब इसके हम पॉलिटिकल राजनीतिक चीज़ों में नहीं जाएंगे, लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड आपको जानना जरूरी है। एज ए गुड रिसर्चर आपका दिमाग
ब्रेन मतलब ओपन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी से बायस होकर के कोई दृष्टिकोण लिखें, मतलब किसी राजनीतिक दल से बायस होकर के कोई बात आप लिख रहे हैं, कोई पेपर ही आप जब लिखने जा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें जो कोई चीज़, बहुत सारी चीज़ें पेपर में जो आता है, कोट अगर करना चाहते हैं कोई, हाँ इस पेपर में हाँ इस दिया था तो उसको कोट कर दिया आप, उसका फिर रेफरेंस में यूज़ करते हुए, लेकिन वो क्या सही है क्या गलत है उसका परीक्षण तो करना आपकी ज़रूरत है। मान लीजिए आज नहीं, किसी चीज़ को 10 साल 20 साल के बाद कोई अगर इतिहास का विद्यार्थी है या कोई सोशल साइंस पर रिसर्च कर रहा है वो विद्यार्थी है, वह याद करेगा 2020-21 में जो कोरोना काल में इस तरह की आंदोलन हुआ था, तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके पक्ष विपक्ष, प्रॉस कॉन्स, मैंने सब कुछ के बारे में वो लिखना चाहेगा। आप अभी अगर देख लीजिए, कंप्यूटर क्रांति जो हुई थी 1986 में, 86 में जो हुई थी, जो राजीव गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, तो उसके कारण मतलब उस समय लगा कि इसका क्या महत्व है, क्या बेवजह का चीज़ का थोपा जा रहा है। आज देखिए इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, देश विदेश कहीं भी बैठे हैं, लेकिन वह इस चीज़ को लाभान्वित हो रहे हैं। अब कितना लाभ ले रहे हैं कितना हानि ले रहे हैं तो खुद ही समझेंगे, लेकिन वो और उसका समय कितना उसमें नष्ट कर रहे हैं वो अलग बात है, वो अलग इशू है, लेकिन उसका लाभ भी तो है, पॉजिटिव थिंकिंग है। तो उसका एक हम अगर सही एस्पेक्ट लेकर के चलते हैं, किस कंडीशन में उस चीज़ को उन्होंने सोचा था और कि हम इसको लागू करेंगे, तो हमारी जो अंतर्दृष्टि है जो वह बिना किसी पूर्वाग्रह के हमारा दृष्टिकोण सूक्ष्म होना चाहिए, और सामाजिक अंतर्दृष्टि हमारी इसेंशियल रिक्वायरमेंट है इसको समझने की। दूसरा एक लिख लीजिए कि हिस्टोरिकल ओरिएंटेशन, सेकंड है इसका जो हेडिंग क्या दिए थे, इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ हिस्टोरिकल मेथड, इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ हिस्टोरिकल मेथड, उसमें नंबर 1 था सोशल इंसाइट पहला, सेकंड है हिस्टोरिकल ओरिएंटेशन। हिस्टोरिकल ओरिएंटेशन का हिंदी हो गया ऐतिहासिक अभिस्थापना, अभिस्थापना। ऐतिहासिक अभिस्थापना क्या हुआ, देखिए ऐतिहासिक पद्धति को काम में लाने के लिए यह आवश्यक है कि जो भी तथ्य हैं, जो भी घटनाएं हैं, उसको उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखा जाए। समझ रहे हैं चीज़ों को? उस ऐतिहासिक पद्धति के अंतर्गत जो भी व्यक्ति है अतीत की घटनाओं की विवेचना कर रहा है, उसे ठीक ठीक यह भी खोज निकालना होगा कि कोई घटना या कोई भी विचार या कोई भी संख्या, जिसे हाउ, व्हेन और व्हाई, कैसे, कब और क्यों घटित हुई, तब जाकर के आप अभी अब जो देखते हैं आप अभी मान लीजिए कि अभी तो खैर जो भी शासन व्यवस्था रही 200 साल इंग्लिश गवर्नमेंट हम लोग के ऊपर जो भी रूल किया, उसके पूर्व भी अगर देखिए तो कुछ अगर देखिए कि मुग़ल पीरियड था, मुग़ल पीरियड के बाद जस्ट ब्रिटिश का आगमन हो रहा है या डच का आगमन हुआ, फ्रेंच का आगमन हुआ, सब आने का कोशिश किया यहाँ व्यापार अपना बढ़ाने के लिए। तो उस समय तो कोई कल्पना नहीं थी कि यह आकर के यहाँ रूल ही करने लगेगा ब्रिटिश। तो आखिर क्या वैसी परिस्थिति रही, क्यों जहांगीर जो राजा थे उन्होंने क्यों उनको कहाँ कहाँ दिए थे, हिस्ट्री वाले बताइए। कुछ दिए थे ना कि यहाँ फैक्ट्री लगाई है सूरत में, हाँ, तो वह क्या क्या परिस्थिति है। देखिए 1-2 जगह फैक्ट्री लगा के धीरे धीरे उसने पूरा बंगाल पहले कब्जा किया, सिराजुद्दौला, मोहम्मद मीर कासिम, क्या क्या है नाम, कौन था सिराजुद्दौला, नवाब था ना। अच्छा, कब हुआ था प्लासी का? 1757। अच्छा, बक्सर का युद्ध, बक्सर। अच्छा, लग रहा है पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, बंगाल, हाँ, अच्छा अच्छा, तो इसमें किस राजा को आप ज़्यादा महत्व देते हैं, मीर कासिम को कि सिराजुद्दौला को?
बिल्का हाँ, तो वही समझिए कि क्या परिस्थिति रहा कि उस समय की चीज़ों को धीरे धीरे अडॉप्ट करके बंगाल, फिर बिहार, फिर उड़ीसा, जो भी पहले तो एक ही प्रांत में आता था, और उसके बाद धीरे धीरे आगे चलते चलते कहाँ साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट सारा चीज़ पे कब्जा कर लिया। तो हमको इस घटना को समझना होगा। उस व्यक्ति ने पार्टिकुलर उस समय का जो कर्नल था या वायसराय था या जो भी राज्य कर रहा था, तो उसको चीज़ों को एनालिसिस करना होगा, आपको विश्लेषण करना होगा। थर्ड नंबर है एनालिटिकल एंड सिंथेटिकल व्यू। एनालिटिकल एंड सिंथेटिकल व्यू होना चाहिए ऐतिहासिक पद्धति जब भी आप उपयोग कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ इसका? विश्लेषणात्मक व समन्वयात्मक दृष्टिकोण। विश्लेषणात्मक व समन्वयात्मक दृष्टिकोण। उसी बात को यहाँ रिपीटेशन है कि कोई भी अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक है कि अध्ययन विषय से संबंधित जो भी तथ्य है, समस्त तथ्यों का, समस्त जो भी तथ्य उसको मिला है, समस्त तथ्यों का क्या करे? विश्लेषण करे, उसका एनालिसिस करे, फिर उसका जो समन्वय करे एक दूसरे के साथ, और अतीत की घटनाओं का समन्वय। मतलब क्या हुआ? जो अतीत का जो घटना है और वर्तमान की जो घटना है, तो उसको क्या करे? समन्वय करे, उसके साथ एक रिलेट करके, और फिर वो अपना एक दृष्टिकोण, अपना एक अप्रोच डेवलप करने का प्रयास करे। चौथा क्या है? ऑब्जेक्टिव अप्रोच। फोर्थ नंबर है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। मतलब क्या हुआ? वस्तुनिष्ठ अध्ययन। देखिए, एक दिन क्लास में हम लोग बात किए थे ऑब्जेक्टिव अध्ययन के बारे में। उसमें क्या था कि वास्तव में जो चीज़ जैसा है उसको उसी के अनुरूप आपको प्रस्तुत करना है। मतलब वास्तव में जैसा है उसी के रूप में घटनाओं का विश्लेषण जब आप करते हैं, तो उसको हम एग्जामिन जब करते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी इज़ द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू एग्जामिन एविडेंस डिस्पेंसबिलिटी। मतलब है इसका वही कि ग्रीन बताएं कि वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है। मतलब क्या है यहाँ कि निष्पक्षता जहाँ आ जाता है तो इसमें कोई भी अटकल पच्चू विचार नहीं आते हैं, इसमें किसी भी तरह की पूर्व धारणा नहीं आएगा, आप प्री बायस नहीं होंगे किसी भी चीज़ से, आपका दृष्टिकोण पक्षपातपूर्ण नहीं होगा, आपकी मनोवृत्ति शुद्ध होगी, आपका जो भी आप कर्म करेंगे उसका जो भी आप एक आपका विचार जो है, संस्कार है, आप एक अच्छा लेकर के मनोवृत्ति के साथ आप काम करेंगे। तो जब ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा कि वस्तुनिष्ठ अध्ययन होना आवश्यक है। अब मान लीजिए किसी काल के किसी राजा से आप बहुत प्रभावित हो गए हैं, किसी काल के किसी अशोक पीरियड से आप मान लीजिए मौर्य पीरियड में अशोक से बहुत प्रभावित हो गए कि अशोक राजा बहुत महान था, ये था वो था, प्लान ठिकान, बहुत सारी बातें हो गई। लेकिन उसके जब थोड़ा सा अगर कोई दृष्टिकोण महानता के दृष्टिकोण से जब आप काम करेंगे, उसके पीछे जो थोड़ा सा चले जाइए, कलिंग युद्ध में क्या स्थिति थी, कितने लाखों लाख आदमी को उसने मरवा दिया, कितनी ज़्यादा सेना, मतलब कितना हताहत हुआ। हालांकि आगे चल के भले सुधार हुआ, लेकिन आपका एक दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए। मान लीजिए कलिंग युद्ध पे कोई अगर उड़ीसा का आदमी अगर उस पर रिसर्च कर रहा है तो उसका दृष्टिकोण, लेकिन उड़ीसा के आदमी को भी या बिहार के आदमी को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वायस होकर के काम करे, उसके खिलाफ जो मन में है सो लिख दो कि ऐसे था। तो यहाँ पे कहने का आशय यह है कि आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, जो यथार्थ है उसी को लिखिए। या सही जरूरी नहीं कि वह सब गलत ही हो, सभी जगह आप सही भी हो सकता है, बहुत जगह बहुत सारी स्थिति। तो आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो अगर अपनाएंगे तो इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है ऐतिहासिक पद्धति की, तब आप समन्वय विश्लेषण जो भी क्रम है उसको कर पाएंगे। नंबर 5 क्या है?
नंबर 5 लिख लीजिए, कलेक्शन ऑफ रिलायबल एंड रिलेवेंट डाटा। कलेक्शन ऑफ रिलायबल एंड रिलेवेंट डाटा मतलब क्या हिंदी हो गया, बस विश्वसनीय तथा संबद्ध तथ्यों का संकलन। विश्वसनीय तथा संबद्ध तथ्यों का संकलन। देखिए, कोई भी चीज़ का जब आप अध्ययन करने जाते हैं ना, तो आपको जब उसका सोर्सेज खोजेंगे तो असंख्य सोर्स मिल जाएगा, विविध प्रकार की चीज़ें मिल जाएगी, आपको बहुत सारा चीज़ मैटर मिल जाएगा, जगह जगह ऐतिहासिक जो सोर्सेज मिल जाइएगा। लेकिन आपका काम क्या है, रिलायबल और रिलेवेंट डाटा। आपका रिलायबल कैसे होगा, जब आपका सोर्स प्राइमरी पर ज़्यादा बेस होगा, प्राइमरी सोर्सेज पर जब आपका अप्रोच ज़्यादा होगा तो उसमें रिलायबिलिटी यानी गुणवत्ता की संभावना ज़्यादा होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि प्राइमरी सोर्स यूज करो। प्राइमरी सुपरवाइजर लोग चिल्लाते रहते हैं, भले स्टूडेंट सेकेंडरी से लेकर के इधर उधर से काम अपना चला लेता है, लेकिन यह काम नहीं करना है। जब आपको कोई काम मिलता है तो उस पर जब तक आप प्राइमरी सोर्स पे नहीं जाएंगे, तो प्राइमरी सोर्स पे कब जाएंगे, जो आपकी रुचि होगी कि नहीं वाकई में हमको जानना है। कि मान लीजिए नालंदा ट्रेडिशन में इपिस्टेमोलॉजी का बहुत बड़ा महत्व था। बुद्धिस्ट इपिस्टेमोलॉजी और इंडियन इपिस्टेमोलॉजी जो डेवलप होता है, उसमें नालंदा के आचार्य का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है। अगर हम उस पर किसी चीज़ को कोई लेकर के चलता है तो उस पर जब तक उसकी रुचि अगर है तो वह जानने का जरूर प्रयास करेगा कि किसके किसके साथ बुद्धिज़्म और न्यायिक, वैशेषिक, मीमांसक, बौद्ध, वेदांत किसके साथ उसका अंतर संवाद होता है, वाद विवाद होता है, और इसके कारण से कैसे इसका डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे ग्रोथ हो रहा है। तो उसके बेसिक बेस पर आपको जानना पड़ेगा। तो ऐतिहासिक पद्धति के लिए डाटा तो बहुत है, लेकिन आपका संकलन विश्वसनीय होना चाहिए, आपका संकलन रिलायबल होना चाहिए और रेलेवेंट डाटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कर रहे हैं ज्ञान मीमांसा पे काम और आप इथिक्स का डाटा लेकर के उसमें पुट कर दें। होता है ना, बहुत जगह देखिएगा कि अगर बुद्धिज़्म बहुत सारा थेसिस है, चाहे और भी हम कुछ भी टॉपिक है, लेकिन पहले पूरा कहानी जो वियतनामी मॉन्ग सब कुछ इसे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन कुछ पहले पूरा बुद्ध का जीवनी 4-8-10 मतलब 80-90 पेज में वही लिखा जाता है। उसके बाद फिर शुरू होता है राम कहानी। उसका कोई मतलब नहीं है, वो सीधे देख करके आपको हटा दिया जाएगा। जो रेलेवेंट हो उस डाटा को यूज कीजिए। उस समय आपका समय लिमिट है, संसाधन लिमिट है, ऊर्जा लिमिट है, तो इसलिए उस चीज़ को उपयोग करना चाहिए। नंबर 6 लिख लीजिए कि फैमिलियरिटी, FAMILIARITY, फैमिलियरिटी विथ द जनरल फील्ड ऑफ वर्क। जनरल फील्ड ऑफ वर्क, इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में कि कार्य के जो भी वर्क है उसके सामान्य क्षेत्र से परिचित होना। सामान्य क्षेत्र से परिचित होना। देखिए इसका क्या मतलब निकल रहा है, सामान्य क्षेत्र से परिचित होना मतलब क्या हुआ कि आप यदि फिलॉसफी के छात्र हैं तो आप ज्योग्राफी पे तो काम नहीं करेंगे, या आप मैथमेटिक्स के छात्र हैं तो रसायन विज्ञान के जो शिक्षक वो तो काम नहीं कराएंगे आपको। तो जो जिसकी आपकी योग्यता है, जो आप मान लीजिए कोई 10th क्लास का बच्चा पास करता है, बोर्ड करता है, हालांकि वो भी हो सकता है अच्छा राइटिंग लिखता हो, लेकिन उसके लिए आवश्यक योग्यता है कि आप नहीं मास्टर करने के बाद आप रिसर्च फील्ड में आए। उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, कुछ ना कुछ कारण है कि इसको आप ले करके चलना है। तो आवश्यक योग्यता होना ज़रूरी है और उस पार्टिकुलर विषय में होना ज़रूरी है जिस विषय में आपने काम का वीरा उठाया है। ऐतिहासिक पद्धति में इस सब चीज़ को लाना ज़रूरी है। एक दो और पॉइंट लिख लीजिए कि अवेयरनेस ऑफ पर्सनल लिमिटेशंस। अवेयरनेस ऑफ पर्सनल लिमिटेशन। पर्सनल लिमिटेशन हिंदी में लिख लीजिए इसको व्यक्तिगत सीमाओं के संबंध में जागरूकता।
व्यक्तिगत सीमाओं के संबंध में जागरूकता। इसका क्या मतलब निकला? मतलब अनुसंधान भी यदि आप कर रहे हैं तो आपका भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है ना, तो अपने लिमिटेशंस को देखते हुए, मान लीजिए भाषाई दृष्टि से कोई काम कर रहे हैं, आपको अगर बुद्धिज्म में ही कोई क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ देख लीजिए कि बहुत सारे जो ओरिजिनल सोर्स है सबको हटा दिया गया, जला दिया गया, जो भी चीज़ है नष्ट हो गया है। लेकिन आपको यदि तिब्बतन लैंग्वेज नहीं आता है, चाइनीज़ लैंग्वेज, उसमें से सोर्स ही बहुत सारा मिल गया, बहुत कुछ मिल गया है, तो आप उसका कुछ कर पाएंगे? तो आपके लिए निरर्थक है। तो आपको ऐसा सोर्स लेना चाहिए जो आप एक लिमिटेशंस है, तो आपको पार्टिकुलर चीज़ के बारे में जानना है कि हमें कहाँ से कौन सा ले, अपनी सीमाओं को भी समझें, उस सीमाओं के अंतर्गत ही अपना काम करें तो ज़्यादा उचित है। नेक्स्ट है कि अ ग्रेट डील ऑफ इमेजिनेशन, यानी प्रचुर कल्पना शक्ति, प्रचुर कल्पना शक्ति। इसका क्या मतलब निकल रहा है? मतलब जब तक आपके अंदर कल्पना शक्ति नहीं होगा, एक बुद्धिमत्ता नहीं होगी, एक दृष्टिकोण, जैसे आप रिसर्च में सिनॉप्सिस लिखेंगे, सब लोग अपना अपना जमा करेंगे सिनॉप्सिस, तो उसमें एक हाइपोथेसिस रहता है कि आपका क्या हाइपोथेसिस है। तो आपकी कल्पना शक्ति का भी उतना ही महत्व है, आपकी बुद्धिमत्ता उससे परखी जाती है कि आप कहाँ दूर तक सोच सकते हैं। भले ही उसमें लास्ट में चल करके आप संशोधन कर ले, भले ही वह हाइपोथेसिस में बहुत सारा चीज़ सुधार हो जाता है, बहुत सारा चीज़ चेंजेज हो जाता है, बहुत सारा चीज़ हूबहू नहीं रहता हो, तो यह ज़रूरी है किसी भी हिस्टोरिकल पद्धति को जानने के लिए। अब नेक्स्ट क्लास जब भी होगा मेरा, तो हम आपको इसके सोर्सेज के बारे में बताएंगे, हिस्टोरिकल का सोर्सेज क्या है, लिटरली सोर्स क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होता है, फिर को होता है कभी कभी ऑब्जर्वेशन, वास्तव कुछ सांस्कृतिक सोर्स भी होता है, कुछ प्रलेख है, कुछ सिक्का है, कुछ मृदभांड है, जो बहुत सारा चीज़ आप देखेंगे जो सोर्सेज में आप उपयोग करेंगे। बहुत सारे जो ट्रेवलर्स हमारे यहाँ आए इंडिया में, चाइनीज़ ट्रेवलर कौन कौन आए थे मुख्य रूप से? हाँ, तो बहुत सारे ट्रेवलर हैं। उसके साथ साथ आप देखिएगा मेगास्थनीज का इंडिका भी है, आप अर्थशास्त्र भी देखिएगा, कौटी, तो बहुत सारा सोर्सेज है, सोर्सेज का भंडार भरा हुआ है। तो हमको उसको कैसे किस रूप में यूज करना है, सोर्सेज के बाद फिर हम इसको अप्लाई कैसे करें, इस मेथड को, एप्लीकेशन पार्ट को हम लोग थोड़ा देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे इसके बारे में, इसका लिमिटेशंस भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सब जो भी पहले लिखा जा चुका है वो बहुत सही ही है, वरना उसमें कुछ कठिनाई भी हो सकता है, कुछ साक्ष्य, कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट्स, उसका परीक्षण आपको करना है अपने अनुसार। इसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम चलें। सेकेंडरी सोर्सेस का रिलायबिलिटी जो है वो तो ऑलमोस्ट हर रिसर्च पेपर के ड्रॉबैक में आ जाएगा। अटेंडेंस नहीं हो रहा था क्या इधर? 25 तक दिख रहा है, 25 के बाद 26 का भी नहीं था रजिस्टर ना, तो अच्छा, आज तो 1 हो गया ना, तो आज का कर देगी, 26 का छोड़ दे इसमें। लगभग सब लोग प्रेजेंट हैं ही दिख रहे हैं। तो चलो प्रेजेंट करके सबका दे देना राणा सर। भीष्मा सर आएंगे ना तो उनकी भी क्लास। अच्छा चलो ठीक, वही ले लेंगे। चलो ठीक, तो हम थोड़ा काम है, कुछ जल्दी है इसलिए हम निकल रहे हैं। ओके, फिर हम बाद में बात। ओके।